गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में, अपनी पढ़ाई में जी-जान से लगे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए बायोलॉजी का एक छोटा-सा टॉपिक उठा कर लाए हैं और ये छोटा-सा टॉपिक जो है क्लास 10th का है। क्लास 10th का अगर हम बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में एक चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस जिसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। इसी जैव प्रक्रम में हमें एक छोटा-सा टॉपिक पढ़ना होता है परिसंचरण तंत्र। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम समझेंगे कि परिसंचरण तंत्र क्या है। मेरे जो भी भाई बंधु हैं, ये ना समझे कि हमने डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। चैप्टर हम लोग पूरी तरीक़ा से पढ़ेंगे, लेकिन अभी छोटी-छोटी सी हम आपको कांसेप्ट सिखला रहे हैं, ठीक है? तो आज के इस पूरे टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। अच्छे से शुरू से अंत तक आप अच्छे से बने रहें। चलिए, सबसे पहला है कि मानव परिसंचरण तंत्र होता क्या है? देखिए, परिसंचरण की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ का परिवहन होता है। परिसंचरण का अर्थ होता है परिवहन करना। तो जैसे अगर हम बात करें अपने दैनिक जीवन में, तो हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो किसी न किसी माध्यम से जाते हैं। किसी न किसी माध्यम से। जैसे हमें अगर यहाँ से पटना जाना हो, तो पटना हमें जाने के लिए या दिल्ली जाने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए, हमें एक मार्ग चाहिए। तो हम जिस मार्ग से जाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? परिसंचरण यानी परिवहन कहलाता है। और तंत्र कहने का मतलब क्या है कि एक सिस्टमैटिक तरीका से, ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट कहीं से भी घूम कर चले जाएँ, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम में रहते हुए, नियम कानून का पालन करते हुए हम किसी काम को करते हैं। तो ऐसे ही अगर अपने जीवन में देखा जाए, अपने बॉडी में देखा जाए, मानव के शरीर में देखा जाए, तो मानव के शरीर में भी कुछ चीज़ों का परिवहन किया जाता है। कुछ चीज़ों का परिवहन होता है किसी माध्यम के द्वारा और एक सिस्टमैटिक तौर पर होता है, उसी को हम कहते हैं कि परिसंचरण तंत्र है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव का अंग तंत्र यानी हमारे अंग में वो ऐसा तंत्र है जो शरीर के अंदर पदार्थों का परिवहन, किसका परिवहन? पदार्थों का परिवहन के लिए ज़िम्मेदार है या परिवहन करवाता है। या तो परिवहन करने के लिए ज़िम्मेदार होगा या तो परिवहन कराएगा, उसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, पदार्थों का परिवहन होता है तो क्या पदार्थों का परिवहन? अब ज़रा समझिए, जैसे अगर हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो हम बहुत सारे हम क्या करते हैं कि हम भोजन करते हैं। तो हमारे भोजन में बहुत सारे क्या होते हैं, अलग-अलग तरह के फैक्टर होते हैं। फैक्टर कहने का अर्थ है कि जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। आप और क्या खाते हैं? तो आप वसा खाते हैं। और क्या है? तो आप प्रोटीन खा लेते हैं। और क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर हम कुछ खनिज भी खाते हैं, तो खनिज भी खा लेते हैं। साथ ही साथ पानी भी हम लोग पीते हैं, ठीक है? साथ ही साथ मेरे भाई ऑक्सीजन भी हम लेते हैं। और भी अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग उत्सर्जन भी करते हैं यानी निष्कासन भी करते हैं अपने शरीर से। तो ये सारे क्या है? एक तरह का पदार्थ है जिसका हम परिवहन करते हैं, जिसका हमारे शरीर में परिवहन होता है, उसी को हम कहते हैं कि परिसंचरण तंत्र है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ठीक है? चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करें तो परिसंचरण तंत्र को हम 3 हिस्सा में बाँट कर पढ़ते हैं। एक हिस्सा हमारा कहलाता है हृदय, यानी कि हार्ट के बारे में हमें पढ़ना होता है। एक हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, यानी रक्त के बारे में, खून के बारे में पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं रक्त वाहिकाएँ के बारे में। एक क्या करते हैं? रक्त वाहिकाएँ के बारे में पढ़ते हैं। तो परिसंचरण तंत्र को हम 3 हिस्सा में बाँट कर पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिकाएँ क्या होती है। देखिए, रक्त वाहिकाएँ में ही सारी चीज़ छिपी हुई है। अगर इसका सही से अगर देखा जाए, ध्यान से अगर देखें तो रक्त का अर्थ होता है क्या? तो आप कहेंगे सर खून होता है। खून कहने का मतलब ब्लड होता है, ठीक है? और वाहिकाएँ का अर्थ होता है नली। क्या होता है? नली। अब नली कहेंगे तो आप समझेंगे कि गाँव घर के कचरा निकालने वाला नली, ऐसा नहीं है मेरे भाई। नली को आप बेहतर ढंग से समझे तो इसे हम नलिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिकाएँ। जिसे आप अगर सरल भाषा में समझे तो उसे पाइप भी कह देते हैं। जैसे आप मोटर, आपके घर में नल लगा होगा,
तो नल नल से पानी कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, तो आप क्या करते हैं कि पाइप लगा देते हैं, एक छोटा-सा क्या करते हैं पाइप लगाते हैं ताकि वहाँ तक पहुँच जाए। तो रक्त को वहन करने के लिए, रक्त का वहन करने के लिए यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जिस मार्ग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम कहते हैं कि रक्तवाहिकाएँ हैं। क्या है? रक्तवाहिकाएँ हैं, ठीक है? अब रक्तवाहिकाएँ जो होती हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। रक्तवाहिकाएँ की अगर हम बात करें, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है? पहला होता है जिसे हम कहते हैं धमनियाँ, धमनी, क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। एक को हम कहते हैं सीरा और एक को कहते हैं हम लोग केशिका, केशिकाएँ कहते हैं, ठीक है? यानी धमनी हो गया, सीरा हो गया, इसे हम इधर लिख देते हैं, ठीक है? च केशिकाएँ हम लोग कहते हैं, ठीक है? धमनी क्या होता है जिसे हम आर्टरी कहते हैं, सीरा क्या होता है जिसे हम वेन कहते हैं और केशिकाएँ क्या होता है जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। अगर धमनी की बात करें तो धमनी की पहचान क्या हो, हम कैसे पहचानेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हालाँकि इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये तीनों के तीनों में तीनों जो नलिकाएँ हैं, तीनों के तीनों जो पाइप है, इस पाइप से ब्लड का परिवहन होता है। क्या होता है? ब्लड का परिवहन होता है। धमनी की पहचान होती है कि इसकी रंग लाल होता है। इसकी रंग कैसी होती है? लाल रंग की होती है। सीरा की अगर हम पहचान करें तो सीरा का रंग नीला होता है। सीरा कैसा कलर का होगा? तो आप कहेंगे सर नीले कलर का होगा। और केशिकाएँ की अगर पहचान करनी है तो ये बहुत ही पतली नली होती है। बहुत ही पतली नली होती है। पतली नली कहने का मतलब है कि जैसे आप किसी के अगर आँख सूज जाए, तो आँख सूजने पर या किसी के आँख को अगर आप ध्यान से देखे होंगे, तो देखेंगे कि आँखों की जो व्हाइट है, व्हाइट वाला जो हिस्सा है जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं, उस श्वेत पटल पर आपको पतली-पतली सी रेशे की तरह दिखाई देगा। एक केस की जैसी संरचना आपको दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं केशिकाएँ। उसे ही क्या कहते हैं? केशिकाएँ कहते हैं, ठीक है? चल, इतनी बात समझ में आ गया? चल, और भी अगर हम पहचान करें तो धमनी जो होता है, धमनी की पहचान है कि ये धँसी हुई होती है। ये कैसी होगी? धँसी हुई होती है और शिरा की पहचान होती है कि ये उभरी हुई होती है, उभरी हुई होती है। अब धँसी हुई और उभरी हुई होने का क्या अर्थ है? देखिए, धँसी हुई कहने का अर्थ हुआ कि ये हमारे शरीर में, हमारे त्वचा के काफ़ी गहराई में पाए जाते हैं। त्वचा के गहराई में पाया जाता है, लेकिन ये शिरा की अगर बात करें, तो शिरा हमारे त्वचा के नज़दीक पाए जाते हैं। अगर आप ध्यान से अपनी जैसे आप मुट्ठी को बंद करें, ठीक है? तो मुट्ठी को बंद करने से आपको यहाँ पर पतली-पतली सी नसें दिखाई देगी, जिसकी आकृति नीले कलर का होगा। रंग जो होगा वो नीला दिखाई देगा। इसी को हम कहते हैं कि उभरी हुई है, यानी जो त्वचा के समीप आपको दिखाई देगा, उसी को हम क्या कहते हैं कि शिरा है। बात क्लियर हुआ? और अगर हम बात करें तो देखिए, धमनी की धमनी क्या करता है? धमनी का कार्य होता है कि ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन, रक्त का परिवहन, यानी कि जो ऑक्सीजन जिस नली से गुजरती है, यानी कि रक्त में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो रक्त जो होता है, रक्त में ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो धमनी का कार्य होता है कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होगा, उसका परिवहन करेगा, ठीक है? और अगर हम सीरा की बात करें तो सीरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का परिवहन करेगा, रक्त का परिवहन करेगा, ठीक है? ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन कौन करता है? धमनी करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो होता है वो उसका परिवहन हमारा सीरा कर देता है। अब यहीं से इस तरीका से भी कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन
अधिक ऑक्सीजन अधिक होने पर उसका परिवहन धमनी के द्वारा, और ऑक्सीजन जब कम होता है तो उसका परिवहन सीरा के द्वारा होता है। बात क्लियर है? चल, तो यहां से इतनी बात आप समझ गए होंगे। चल, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कहा अभी अभी कि 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएँ होती है। पहला हम कहते हैं आर्टरीज, पहले को हम क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं, और दूसरे को वेन कहते हैं, और तीसरे को मेरे भाई कैपिलरी कहते हैं। तीसरे को क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं। आर्टरी जिसे हमने धमनी कहा, सीरा जिस वेन जिसे हमने सीरा नाम दिया है। अब यहाँ से देखें तो इसकी आकृति लाल है और इसकी आकृति नीली है, ठीक है। और बीच में ये पतली पतली सी जो ज्वाइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं कि ये कैपिलरीज है, ठीक है, जो छोटी छोटी कोशिकाओं को बांट देता है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये आपका नेत्र वाला हो जाएगा, ठीक है, नेत्र के पास यहाँ से ब्लड गया, आप कहेंगे फेफड़े के पास ब्लड गया, तो फेफड़ा को भी तो ब्लड चाहिए मेरे भाई, उसको भी तो ऊर्जा बनाना है। उसके बाद अगर कहें किडनी हो गया, किडनी हो गया, पैर हो गया, आप तरह तरह के जो भी आपके शरीर में ऑर्गन्स है, ये सभी किसी न किसी कैपिलरीज के माध्यम से ही जुड़े होते हैं, जहाँ जहाँ क्या होता है? ब्लड पहुंचता है, ठीक है। चल, यहाँ अगर ध्यान दें तो आपको विभिन्न प्रकार की संरचना दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये इसको नाम हमने क्या दिया? कैपिलरीज है। ये छोटी-छोटी जो कोई केस केस के समान दिखाई दे रहा है, कैपिलरीज हो गया, ठीक है। और इस तरीका से हमारे शरीर में पूरी तरीका से नसें, पाइप जो है फैली हुई है। अब यहाँ पर देखें तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये नसें जो है किससे जुड़ा होता है? किसी न किसी से जुड़ा होगा। अब ये वाहिकाएँ जो है रक्त का परिवहन करता है। तो रक्त का परिवहन करने के लिए क्या सर ऑटोमेटिक अपने आप खुद से रक्त का परिवहन होता है? तो नहीं मेरे भाई। रक्त का परिवहन करने के लिए एक-एक ऑर्गन्स होते हैं, जिस ऑर्गन का कार्य होता है उसको तेज़ी से प्रवाहित करने का। जैसे अगर आपके घर में अगर कूलर होगा तो कूलर में आप देखे होंगे कि एक नीचे सा एक बना होता है गड्ढे की तरह, उस गड्ढे में पानी स्टोर होते हैं और उसमें एक मोटर सा लगा रहता है, और उसी मोटर का कार्य होता है कि पानी को चारों तरफ खींचकर फैला देना, यही कार्य होता है। तो रक्त का भी प्रवाह वेसल्स के द्वारा होते हैं, वाहिकाएँ के द्वारा होता है, लेकिन ऑटोमैटिक नहीं होता है मेरे भाई, वो किसी न किसी ऑर्गन के द्वारा होता है। और वो ऑर्गन कौन-सा होता है? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑर्गन है हमारा हार्ट। ये ऑर्गन कौन-सा है? हार्ट है, यानी हृदय है। और हृदय की अगर लोकेशन की बात करें, तो ये 2 फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। हालाँकि ये ज़्यादातर लेफ्ट साइड में झुका होता है, लेकिन आप सीधी से ध्यान रखें कि 2 फेफड़ों के बीच में स्थित होता है बीचों-बीच, ठीक है? ये आप व्हाइट सा जो देख रहे हैं, ये फेफड़ा हो गया, ठीक है? ये आप जो देख रहे हैं व्हाइट सा, ये क्या है? तो फेफड़ा है। बात क्लियर? और इसी हृदय से जुड़ा होता है, आप देख रहे हैं कि एक नीली कलर का पाइप जुड़ा हुआ है और एक रेड कलर का पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो रक्त को प्रवाहित करने के लिए एक ऑर्गन होता है जिसे हम हृदय कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि हृदय क्या होता है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर अच्छे से देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यही इसी हृदय का काम होता है। इसे हृदय का काम होता है मेरे भाई, क्या करने का? तो रक्त को पंप करने का, रक्त को प्रवाहित करने का, पूरे शरीर में भेजने का कार्य किसका होता है? हृदय का होता है। आप देखिए, इससे एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का निकला हुआ है, ठीक है। चलिए, अब रक्त का परिवहन भी जो होता है वो दो तरह के होते हैं। रक्त का परिवहन दो तरह का होता है, एक होता है खुला परिसंचरण और एक होता है बंद परिसंचरण। खुला परिसंचरण क्या होता है कि इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। और बंद परिसंचरण में होता क्या है कि रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। रक्त वाहिकाएं पाया जाएगा और इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाया जाएगा। तो हम सर कैसे पहचानेंगे कि ये खुला परिसंचरण तंत्र है, ये जीव में खुला परिसंचरण, यानी कि खुला परिसंचरण का अगर साधारण भाषा में समझे तो ब्लड का प्रवाह जो होगा ऐसे ही होता है पूरे शरीर में, किसी
पाइप के द्वारा किसी नस के माध्यम से नहीं होता है, लेकिन बंद परिसंचरण तंत्र में एक रक्त का प्रवाह किसी वेसल्स के द्वारा होता है, यानी नसेज के द्वारा होती है। अब पहचान करना होगा तो ध्यान रखिएगा कि जो अकशेरुकी होगा, अकशेरुकी जो जीव होते हैं, अकशेरुकी जीव, ठीक है, उसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अब अकशेरुकी का अर्थ क्या होता है कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाएंगे। जैसे हर सभी प्रकार के कीट में क्या क्या हो सकता है, जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, तितली हो गई, टिड्डा हो गया, टिड्डा हो गया, ये सारे चीज हो गए। बंद परिसंचरण तंत्र की पहचान कि उसमें कशेरुकी होगा, कशेरुकी जो जीव होते हैं उनमें बंद परिसंचरण, जैसे हम लोग के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है तो हम लोग में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, बंद परिसंचरण, जिसे हम क्लोज्ड कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। गाय भैंस में सब में देखते हैं तो उसमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो आप लिख सकते हैं मनुष्य हो गया, मनुष्य, गाय, भैंस लिख सकते हैं, बकरी लिख सकते हैं, शेर लिख सकते हैं, इत्यादि जो भी आपको मर्जी करे, कशेरुकी वाले सारे के सारे जीव बंद परिसंचरण तंत्र में आएंगे। ठीक है, चल अब हम पढ़ते हैं कि मानव हृदय क्या है। ठीक है, देखिए मानव हृदय हमारे शरीर में एक तरह का मोटर का कार्य करता है। मोटर का कार्य क्यों करता है, क्योंकि मोटर हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका कार्य होता है, मोटर का कार्य क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पानी को खींचकर भेजना, पानी को खींचना और भेजना, यही कार्य होता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो हृदय का भी कार्य होता है कि ब्लड को इकट्ठा करना और फिर उसे पंप कर देना, यानी ब्लड को स्टोर करेगा अपने पास, यानी कि ये जो हृदय आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्लड स्टोर होंगे और स्टोर होकर यहीं से बाहर भी जाएगा, यहीं पर स्टोर भी होगा और यहीं से बाहर भी निकलेगा। इस वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का मोटर है हमारे शरीर का, जिसका कार्य होता है पंप करने का, यानी कि पूरे शरीर में रक्त को भेजने का। तो देखिए मानव हृदय एक अंग है, मानव हृदय एक अंग है जो संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। क्या पंप करता है, रक्त पंप करता है, ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब ऑक्सीजन किस में होता है, तो हीमोग्लोबिन में, यानी आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का। यानी सारे चीज जो होते हैं, हमें जो भी पोषक तत्व चाहे जितना सारा आपके शरीर में फंक्शन हो रहा है वो सब रक्त के माध्यम से ही हो रहा है। रक्त में सारा ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो आप समझे पोषक तत्व, सोडियम, पोटेशियम, जो भी आप खा पी रहे हैं वो सारा का सारा किस में है, रक्त में है। और रक्त है तो उसमें ऑक्सीजन भी होगा। ठीक है, पोषक तत्व का आपूर्ति करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर। जैसे अपशिष्ट पदार्थ में क्या होता है कि जैसे हमें पसीना आ रहा है तो पसीना कैसे निकल रहा है, वो भी ब्लड के माध्यम से ही पूरे शरीर में जा रहा है, फिर त्वचा से छन कर बाहर निकल, कोशिका से छन कर बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इस सारे कार्य किसका होता है, हृदय का होता है। ठीक है, चल अब हृदय की थोड़ी सी हम फंक्शन समझते हैं। फंक्शन समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है। देखिए इसकी अगर आकृति कभी भी पूछे तो इसकी आकृति तीन तरीका से पूछे जाते हैं। पहला होता है कि त्रिभुजाकार। ठीक है, ये अगर ध्यान से देखें तो ये एक त्रिभुज के शेप का बन जा रहा है, इस वजह से हम इसे कहते हैं कि त्रिभुजाकार है। इसे मनुष्य की हाथ की मुट्ठी की तरह, जब हाथ की मुट्ठी करेंगे तो इस तरीका से बन जाता है। या आप कह देते हैं कि ये एक शंक्वाकार है, यानी कि इस तरीका का है, इस वजह से इसे शंक्वाकार भी कहते हैं। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस सीधी सी आकृति ध्यान रखेंगे कि त्रिभुजाकार होता है, हाथ की मुट्ठी के समान होता है या शंक्वाकार होता है। बात क्लियर है। चल अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये हृदय जो होता है, हार्ट जो होता है, हार्ट में किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती, ये पूरी तरीका से मांसपेशी का बना होता है। ये पूरी तरीका से किसका बना हुआ है, मांसपेशी का बना हुआ है। और किस मांसपेशी का बना हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर कार्डियम मांसपेशी का ये बना होता है। यानी ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें हड्डी नहीं पाया जाता है, जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है।
और किस ये पूरी तरीका से मसल्स का बना होता है यानी मांसपेशी का बना होता है, और किस मांसपेशी का, कार्डियम मांसपेशी का बना होता है। इसका निर्माण जो होता है वो जब गर्भ में बच्चे का निर्माण होता है, तो आपको पता है, अगर थोड़ी सी हम और भी अगर आपको बता दें तो इस बात को समझें। देखिए, गर्भ की अगर हम बात करें तो गर्भ में सबसे पहला बनने वाला जो ऑर्गन होता है वो हृदय ही होता है। सबसे पहला बनने वाला जो ऑर्गन होता है वो हृदय ही होता है। यानी कि बच्चे का सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन कौन सा है? हृदय है। ये कब से बनना शुरू होता है? तो अगर जब अंडा फर्टिलाइज हो गया यानी कि प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह से, थर्ड वीक से थर्ड वीक से ये बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये चौथे वीक के बाद यानी कि आफ्टर फोर्थ वीक, यानी कि चौथे सप्ताह के अगर हम बाद की बात करें तो हृदय की धड़कन सुनाई देने लगती है। हृदय की धड़कन हृदय की धड़कन सुनी जा सकती है। यानी सबसे पहला बनने वाला ऑर्गन कौन सा है? हृदय है। कब बनता है? तो 3 सप्ताह के बाद, तीसरे सप्ताह से ये बनना प्रारंभ हो जाता है, और चौथे सप्ताह के अंत तक या चौथे सप्ताह के बाद हम कह सकते हैं कि हृदय की धड़कन सुनाई देने लग जाता है। लेकिन जब ये भ्रूण में हृदय का निर्माण होता है तो उस समय मेसोडर्मल नामक जो झिल्ली होती है, ये एक प्रकार की झिल्ली है, और इसी झिल्ली के द्वारा ही इस हृदय का निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि हृदय बनाने वाली झिल्ली का नाम कौन सा है, तो आप कहेंगे मेसोडर्मल है। ठीक है, चल। हृदय की वजन 300 ग्राम होता है। पुरुषों में पूछा जाए 300 ग्राम, औसतन पूछा जाए 300 ग्राम, लेकिन महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं में 200 से 250 ग्राम का हृदय पाए जाते हैं। ये 3 झिल्ली से घिरा होता है, यानी हृदय जो होता है वो 3 तरह के झिल्ली से घिरे होते हैं। वो 3 झिल्ली कौन सा है? चल, हम यहाँ पर बता देते हैं। 3 झिल्ली से घिरा होता है। सबसे बाहरी झिल्ली को हम एपिकार्डियम कहते हैं। सबसे बाहरी झिल्ली एपिकार्डियम होता है। बीच वाला झिल्ली को हम मायोकार्डियम कहते हैं, और सबसे अंदर वाले को हम एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया? चल, अगले। अब ये ओपन सर्कुलेटरी, क्लोज सर्कुलेटरी हमने समझा दिया। यहाँ पर देखिए, ओपन सर्कुलेटरी जिसमें कहीं भी रक्त वाहिकाएं नहीं है, और यहाँ पर रक्त वाहिकाएं हैं। ये सारे। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि हृदय का क्या क्या कार्य है। हृदय का कार्य है ब्लड को पंप करना है। तो ब्लड कैसे हृदय के पास जाता है, और हृदय से ब्लड कैसे पूरे शरीर में पहुंचते हैं, इन सारी कार्यविधि को हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर हृदय की बात करें तो ये हमारा हार्ट है। ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये हार्ट है हमारा। हार्ट 4 भागों में बटा होता है। हार्ट जो होता है उसके 4 भाग होते हैं। हमने यहाँ राउंड फिगर लिया है और यहाँ पर हमने स्क्वायर फिगर ले लिया। ठीक है, चल। इसके हृदय के 4 चेम्बर होते हैं जिसे हम कोष्टक कहते हैं। हृदय में 4 कोष्टक पाए जाते हैं जिसे हम चेम्बर कह देते हैं। ऊपर वाला को हम कहते हैं, ऊपर वाला पूरा का पूरा जिसको हम कहते हैं आलिंद। ये ऊपर का जो भी है ये सारा का सारा आलिंद कहलाता है। और नीचे वाली ये जो 2 चेम्बर है इसको हम कहते हैं निलय। इसे कहते हैं निलय। तो आलिंद भी 2 भागों में बटा हुआ है। आलिंद भी 2 भागों में बटा हुआ है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट, इसको कहते हैं राइट ऑरिकल, इसको कहते हैं राइट ऑरिकल, इसको राइट ऑरिकल कहते हैं, और इसे लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं। इसी प्रकार से इसे हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं और इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये दायां आलिंद हुआ, ये बायां आलिंद, ये दायां नीले और ये बायां नीले होगा। तो हमारा हृदय 4 भागों में बटा होता है। इस वाले लेफ्ट ऑरिकल को हम लोग कहते हैं रिसीविंग चेम्बर। इसको हम क्या कहते हैं?
इसे हम कहते हैं रिसीविंग चेंबर। रिसीविंग चेंबर, आपको बताएंगे कि क्यों रिसीविंग चेंबर कहते हैं, ठीक है। और इसे हम कहते हैं पंपिंग चेंबर। पंपिंग चेंबर, ठीक है। रिसीविंग चेंबर ये दोनों है मेरे भाई, और ये दोनों का दोनों हमारा पंपिंग चेंबर कहलाता है। यानी नीलय को हम लोग पंपिंग चेंबर कहते हैं और आलिंद को हम लोग रिसीविंग चेंबर कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड इन्हीं दोनों चेंबर में आकर इकट्ठा होता है और धीरे से यहाँ से इसमें प्रवेश करता है और फिर यहाँ से पंप कर दिया जाता है तो शरीर में चला जाता है, और यहाँ से भी रिसीव होता है यहाँ नीले में, और नीले से फिर पंप कर दिया जाता है तो चला जाता है ऑर्गन्स में, ठीक है। बात समझ में आया? तो कभी भी आपको पूछ बोला गया कि रिसीविंग चेंबर किसको कहते हैं, तो आलिंद को कहते हैं, और पंपिंग चेंबर हम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे नीलय को कहते हैं। अब आइए देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट के पास ब्लड पहुंचता है। ब्लड हमारे हार्ट के पास नहीं, ब्लड जो है वो लंग्स के पास पहुंचता है। लंग्स के पास पहुंचता है तो इससे सबसे पहले ब्लड जो है वो हमारा लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है, यानी कि बायां आलिंद में। बायां आलिंद में पहुंचता है सबसे पहले ब्लड, यानी फेफड़ा से ब्लड जो आया बायां आलिंद में आया, उसके बाद ये चला जाता है नीलय में, और बायां नीलय से ब्लड आ जाता है हमारे बॉडी ऑर्गन में। ये बायां नीलय है, और बायां नीलय से ब्लड कहाँ जाता है, तो आप कहेंगे कि सर ये बॉडी ऑर्गन में जाता है। बॉडी ऑर्गन से ब्लड पुनः जाता है हमारे दायां आलिंद में, इसको हम कहते हैं दायां आलिंद। उधर आपको साइड में हमने बता दिया है। और फिर ये दायां आलिंद से आता है बायां नीलय में, दायां नीलय में, दायां नीलय में जाता है, और इस दायां नीलय से निकलकर पुनः फेफड़ा में चला जाता है, पुनः फेफड़ा में चला जाता है। तो हमने एक छोटी सी बात आपको सिखलाया कि सबसे पहले क्या होता है, तो ये लंग्स है, लंग्स से पहुंचेगा कहाँ पर, तो आप कहेंगे कि बायां आलिंद में, बायां आलिंद से जाएगा बायां नीले में, बायां नीले से जाएगा बॉडी में, और बॉडी से फिर जाएगा कहाँ पर, तो आप कहेंगे कि दायां आलिंद में, दायां आलिंद से जाएगा दायां नीले में, और दायां नीले से होकर लंग्स में चला जाएगा। तो इस तरीका से ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। बात समझे? चल, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गए तो अब आप अच्छी तरह से और भी समझ सकते हैं। चलिए देखिए, आइए देखिए, ये लंग्स से अगर ब्लड आया है आलिंद में तो इसे हम कहते हैं, देखिए हमने शुद्ध रक्त ले जाने का कार्य किसका होता है, शुद्ध रक्त ले जाता है धमनी, और अशुद्ध रक्त ले जाता है कौन, तो आप कहेंगे कि अशुद्ध रक्त ले जाता है सीरा। अशुद्ध रक्त ले जाता है सीरा। शुद्ध रक्त कहने का मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, और अशुद्ध रक्त कहने का अर्थ हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। बात समझे? तो देखिए, यहां से अगर आलिंद कह दिया जाए तो ये जो लंग्स से अगर बायां आलिंद के पास आ रहा है तो हम इसे कहते हैं फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय सीरा। क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय सीरा कहते हैं। और अगर हृदय से अगर लंग्स के पास जा रहा है, हृदय से लंग्स के पास जा रहा है, ये ऐसे और ये रहा ऐसे, फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। फुफ्फुसीय धमनी इसे कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन होता क्या है कि जैसे ही फुफ्फुसीय लगा, फुफ्फुसीय फेफड़ा शब्द से संबंधित होता है, तो फेफड़ा से अगर कहीं भी आया, फेफड़ा से अगर हृदय में आ रहा है ब्लड तो फुफ्फुसीय सीरा के द्वारा, और हृदय से यदि लंग्स के पास जा रहा है तो फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से। बात क्लियर हुआ? फुफ्फुसीय सीरा शुद्ध ब्लड लाएगा, ठीक है, यानी कि फुफ्फुसीय सीरा का कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड लाएगा, और
फुफ्फुसीय धमनी का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड युक्त रक्त को कहाँ ले जाएगा, फेफड़ा के पास ले जाएगा। बात क्लियर है? अगर इतनी बात आप समझ गए तो अब यहाँ इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखें, ये हमारा हृदय है। हमने कहा कि हृदय के 4 चेम्बर होते हैं, तो ये एक चेम्बर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक चेम्बर आपको दिख रहा होगा, एक ये चेम्बर आपको दिख रहे होंगे इस तरीका से। ठीक है, एक ये वाला चेम्बर आपको दिख रहा होगा और एक आपको ये वाली चेम्बर आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो इसके 4 चेम्बर है। पहला चेम्बर इसको हम कह देते हैं, दूसरा चेम्बर इसे कहते हैं और तीसरा ये और चौथा ये। 4 चेम्बर आपको दिख रहा होगा। अभी अभी हमने कहा कि ये वाले हिस्सा 2 नंबर बायां आलिंद कहलाता है, 3 नंबर आपका बायां निलय कहलाया और इधर हमारा दायां निलय 4 नंबर और 1 नंबर दायां आलिंद कहलाया। ठीक है, बात क्लियर है? चल, अगर यहां से आप ध्यान से देखें तो फुफ्फुसीय सीरा का कार्य क्या होता है? फुफ्फुसीय सीरा से यानी कि फुफ्फुसीय सीरा से हमारा ब्लड आया है। फुफ्फुसीय सीरा से हमारा ब्लड आया है। कहाँ से आया है? तो आप कहेंगे सर फेफड़ा से आया है। देखो हम यहाँ लिख देते हैं फेफड़ा। फेफड़ा से आया है का फुफ्फुसीय सीरा के माध्यम से। कहाँ पर? तो बायां आलिंद में। कैसा ब्लड आया है? तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड आया है। यहाँ एक वाल्व लगा होता है, यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जिसे वाल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड। इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, वाल्व का काम होता है कि वन डायरेक्शन में कार्य करता है, यानी कि ब्लड को ऊपर नहीं जाने देगा। अगर नीचे ब्लड आ गया तो उसको ऊपर जाने नहीं देगा, तो उसको कहते हैं बाइकस्पिड। यानी कि बायां आलिंद को बायां निलय से जोड़ने का कार्य किसका होता है? बायां आलिंद का होता है। अब इस निलय का कार्य क्या होता है? ब्लड को पंप करेगा। हमने कहा कि इसको क्या बोलते हैं? पंपिंग चेम्बर कहते हैं। यानी कि ये ब्लड को पंप करेगा और ब्लड को पंप करेगा तो ये इस ऐसे बाहर निकल जाएंगे। तो जिससे बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं महाधमनी, जिसे हम कहते हैं महाधमनी। ठीक है, यानी कि हृदय से यानी कि बायां निलय से हमारा ब्लड बॉडी ऑर्गन की तरफ चलना शुरू होता है, तो सबसे पहला जो नली होता है उसे हम कहते हैं महाधमनी। महाधमनी से होते हुए जाएगा धमनी के पास, धमनी से होते हुए जाएगा छोटी धमनी के पास। बायां देखिए, धमनी से जाएगा कहाँ पर? महाधमनी से जाएगा धमनी के पास, धमनी से जाएगा छोटी धमनी के पास, छोटी धमनी, और छोटी धमनी से जाएगा केशिका के पास, केशिका के पास, और केशिका से फिर चला जाएगा सीरा के पास। केशिका से जाएगा फिर सीरा के पास चला जाएगा। कहाँ जाएगा? सीरा के पास जाएगा। अब ये सीरा से होते हुए ब्लड प्रवेश करेगा। ब्लड क्या करेगा? प्रवेश करेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको महासीरा कह देंगे। जिस तरीका से वो महाधमनी था इसको महासीरा कहेंगे। महासीरा से पहले जुड़ा होगा सीरा, सीरा से पहले होगा छोटी सीरा। ठीक है, जो यहाँ पर है ये क्या है? छोटी सीरा है। और छोटी सीरा से सीरा आ गया, सीरा से महासीरा आ गया। ठीक है, चल अब हमारी बात को आप समझ गए होंगे। तो इस तरीका से आया आपका दायां आलिंद में। अब यहाँ पर जो दायां आलिंद में आया है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आया है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? तो दोस्त इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोशिका को ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन को वो क्या करता है? इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करता है तो ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा बनने के दरमियान ही किसका निर्माण होता है? CO2 का निर्माण होता है। और CO2 फिर वो क्या करता है? ब्लड में दे देता है, ब्लड फिर चलाता है हृदय में। हृदय से फिर ये कहाँ? बाएं या दायां आलिंद से आ गया हमारा दायां निलय में। दायां निलय से फिर ये चला जाएगा फेफड़ा के पास, ये चला जाएगा फेफड़ा के पास चला जाता है। और ये फेफड़ा के पास जो ब्लड जाएगा वो किस तरीका का जाएगा?
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त चला जाएगा। तो इस तरीका से हमारा हार्ट कार्य करते रहता है। बात क्लियर है? चल, तो अब अगर और भी अगर हम आपको छोटी सी अगर शब्दों में एक शॉर्ट टर्म में समझाएं तो देखिए, ये हमारा लंग्स है, लंग्स से ये हमारा क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर ये हमारा हृदय है। हृदय का ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय दायां निलय, बायां आलिन दायां आलिन। ब्लड यहाँ पर जाएगा, इसको हमने क्या नाम दिया, फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय सीरा। और फुफ्फुसीय सीरा का कार्य क्या होता है, तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड लाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद ये बाइकस्पिड के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से जब निकला, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से निकलेगा, ठीक है, इसे हमने क्या नाम दिया, महाधमनी, महाधमनी नाम दिया। महाधमनी से जाएगा कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर धमनी के पास जाएगा। धमनी से कहाँ जाएगा, तो आप कहेंगे सर छोटी धमनी के पास जाएगा, छोटी धमनी के पास जाएगा। छोटी धमनी से फिर ये जाएगा केशिका के पास, केशिका के पास गया है, यानी कि बॉडी ऑर्गन के पास। यहां से जाएगा कहां पर, तो छोटी सीरा के पास, छोटी सीरा के पास। छोटी सीरा से जाएगा सीरा के पास, सीरा से जाएगा महासीरा के पास, और महासीरा से ब्लड प्रवेश किया कहां पर, तो आप कहेंगे कि हमारा दायां आलिंद में। और दायां आलिंद से फिर मेरे भाई ये प्रवेश करेगा हमारा दायां नीले में, और दायां नीले से फिर ये ब्लड जाएगा लंग्स में चला जाएगा। कहां पर जाएंगे, लंग्स में चला जाएगा। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, इसका नाम हमने कहा ऊपर वाला, ये ऊपर का जो भी चीज है ये सारे के सारे हमारे रिसीविंग चेंबर है। क्या हमने नाम दिया, रिसीविंग चेंबर हमने नाम दिया। और नीचे वाले को हमने पंपिंग चेंबर कहा, पंपिंग चेंबर कहा। अब ध्यान रखिएगा कि जब ये पंप करता है, जब ये पंप करता है तो एक बार में 70 ml 70 ml ब्लड को पंप कर देता है। यानी कि जब यहां से पंप होगा, यानी कि जब एक बार हमारा हृदय सिकुड़ेगा तो 70 ml ब्लड हमारे बॉडी में प्रवेश करेंगे, यानी कि हमारे हृदय से 70 ml जो रक्त है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से अगर हम बात करें तो ये एक दिन में ये लगभग 7200 लीटर 7200 लीटर और 7200 लीटर रक्त को पंप कर देता है, 7200 लीटर रक्त को पंप कर देता है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सबसे मोटी जो दीवारें होती है, सबसे मोटी दीवारें हमारा नीलय का होता है। सबसे मोटी दीवारें किसकी होती है, नीलय की होती है। हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक। ये जो दीवारें हैं, ये वाली जो दीवार आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सबसे मजबूत दीवारें होती है, क्योंकि इसका कार्य होता है पंप करने का, कार्य होता है पंप करने का। बीच में एक दीवार होता है जो दायां आलिंद दायां आलिंद दायां निलय और बायां आलिंद बायां निलय को अलग करता है, जिसे हम सेप्टम कहते हैं, जिसे सेप्टम के नाम से जानते हैं। तो सबसे मजबूत दीवारें होती है निलय की, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारा हृदय जो होता है ये 2 वोल्ट का करंट जनरेट करता है। हमारा हृदय 2 वोल्ट का करंट भी उत्पन्न करता है मेरे भाई, 2 वोल्ट का करंट भी उत्पन्न करता है। ठीक है, पेस मेकर जो लगते हैं, पेस मेकर का काम होता है कि जब हमारा हृदय सही से कार्य नहीं करता तो उसे हम पेस मेकर की एक मशीन होती है उसको लगाते हैं, छोटी सी मशीन होती है, तो यहीं पर ये सेट कर दिया जाता है।
तो आई होप कि आप पूरी तरीका से ब्लड के फंक्शन, हमारा हृदय का फंक्शन अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए जो हमने समझाया था यही हमने कहा कि ये हमारा फेफड़ा होता है। ठीक है, फेफड़ा से ये ब्लड आया है। ब्लड कहाँ आया है? तो आप कहेंगे कि लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कहने का मतलब कि बायां आलिंद में। बायां आलिंद से जाएगा कहाँ पर? तो आप कहेंगे बायां नीले में गया। बायां नीले से ये हमारे पंप हुआ, पंप होकर हमारे बॉडी ऑर्गन में गया। बॉडी ऑर्गन से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त लेकर ये चलाएगा कहाँ पर? तो आप कहेंगे दायां आलिंद में। और दायां आलिंद से आकर मेरे भाई फिर यहाँ से पंप करेगा और पंप करके पहुंच जाएगा कहाँ पर? फेफड़ा के पास। कहाँ जाएगा? फेफड़ा के पास जाएगा। हाईएस्ट प्रेशर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि आप जो बीपी मापते हो, बीपी मापने के लिए जो आप लिखते हैं 120/80, 120/80 जो आप लिखते हैं, तो 120 जो होती है ये धमनी की प्रेशर होती है। ये किसकी प्रेशर होती है? धमनी में रक्त को प्रवाहित होने वाली ये स्पीड है। और 80 सीरा में प्रवाहित होने वाले रक्त का स्पीड होता है। तो ऊपर वाले धमनी, नीचे वाला सीरा को दिखाता है। ये सारे के सारे सीरा होते हैं और सीरा में ही सुई लगाया जाता है। आप जो सुई लगाते हैं, आप नस में जो सुई लगाते हैं वो किस में लगाते हैं? सीरा में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेशर कम होती है और धमनी की प्रेशर अधिक होती है, इस कारण से। तो इस तरीका से हमारा पूरा का पूरा हृदय हमारा समाप्त हुआ। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं जो आपको हम बतला देते हैं। देखिए, हृदय का सिकुड़ना, हृदय का सिकुड़ना हमारा सिस्टोलिक कहलाता है। यानी कि जब हृदय सिकुड़ेगा तो सिस्टोलिक कहलाएगा। हृदय हृदय कब सिकुड़ेगा? ये वाली हिस्सा जब सिकुड़ेगी, ये वाली हिस्सा सिकुड़ेगी या तो ये वाला हिस्सा सिकुड़ेगा। यही दोनों यानी नीले सिकुड़ता है, उसी को हम सिस्टोलिक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। हृदय का सिकुड़ना, हृदय का फैलना, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हृदय का सिकुड़ना सिस्टोलिक, हृदय का फैलना डायस्टोलिक कहलाता है। पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी पहली बार हृदय किसी के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। इसकी गति को हम मापते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। उभयचर में 3 कोष्ठक होते हैं। उभयचर में 3 कोष्ठक, जैसे हमारे शरीर में, हमारे हृदय में 4 कोष्ठक है, 4 वाल्व है, 4 खंडों में बटा हुआ है हमारा हृदय। उसी तरीका से उभयचर में 3 खंडों में बटे होते हैं। रेप्टाइल्स यानी कि सांप में 3 खंडों में बटा होता है हृदय। मछली में 2 कोष्ठक होते हैं, एक कालिंद और एक निलय होता है। यहाँ पर इंफेरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। इंफेरियर वेना कावा सबसे बड़ी नसें होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी नसें इंफेरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा दूसरी सबसे बड़ी नसें होती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इंफेरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा किसको कहते हैं? तो यहाँ पर पट से थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, ये बॉडी से अगर जा रहा है कहाँ पर? तो आप कहेंगे, यानी कि देखिए, हृदय के नीचे, हृदय के नीचे जितने सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, अगर उनसे हमारे हृदय में आ रहा है ब्लड, तो उसे हम कहते हैं इंफेरियर वेना कावा। उसे क्या कहते हैं? इंफेरियर वेना कावा। और माइंड को भी तो ब्लड चाहिए, माइंड से आ रहा है तो उसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। यानी हृदय को ऊपर वाली नसें को सुपीरियर वेना कावा और हृदय के नीचे वाली नसें को इंफेरियर वेना कावा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको शायद दिख गए होंगे। बात क्लियर है? तो आई होप कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। ये देखिए, वेना कावा है अपर, फ्रॉम अपर बॉडी से, यानी ऊपरी भाग से अगर आ रहा है तो उसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना, सुपीरियर वेना कावा। और नीचे फ्रॉम लोअर बॉडी से आ रहा है तो उसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्या कहते हैं? इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप अब तक आप वीडियो को देख रहे हैं, अब तक आप बने हुए हैं क्लास में, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने को मिली होगी। और अगर थोड़ी-सी और भी हम बात बता दें तो ध्यान रखिएगा कि एक बार में हमारी हार्ट की जो धड़कनें होती है, चलिए हम बता ही देते हैं, ठीक है? हृदय की आवाज़, हृदय की धड़कने की आवाज़, धड़कने की आवाज़ कैसा होता है? तो लबडब कहलाता है। धक-धक नहीं याद रखिएगा, ठीक है?
धक धक करने लगा, जियरा मोरा डरने लगा, ये सब गाना भूल जाइए, ठीक है। हृदय की धड़कनें लपडप की होती है आवाज। हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार हमारे हृदय धड़क जाते हैं। और आपको पता है कि हमने बताया है कि ये एक दिन में 7600 लीटर, एक दिन में 7200 से 7600 लीटर रक्त को पंप कर देता है। और वही अगर हम बात करें कि 1 मिनट में, तो मेरे भाई 1 मिनट में ये लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। ध्यान रखिएगा कि हमारे हृदय से 2 वोल्ट का करंट भी जनरेट होता है, 2 वोल्ट का करंट भी जनरेट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हमने आपको समझा दिया, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग पढ़ेंगे। अगले क्लास की अगर हम बात करें तो अगले क्लास में हम लोग रक्त के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त में क्या क्या चीज होता है, रक्त कैसे कार्य करता है, ठीक। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही वीडियो को देखिए और समझिए, अपनी कंसेप्ट को बेहतर करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।